नमस्कार, आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM और आप देख रहे हैं हमें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म जय घोष पर। मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित और कार्यक्रम है विमर्श। एक खास मेहमान जिसका फलसफा है कि जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। वैसे तो ऐसे होने वाले आमतौर पे आशिक और माशूक होते हैं, लेकिन वो जो भी के साथ नहीं होते, वो किसी खास के साथ होती है। लेकिन ये जो मेहमान है ये सबके साथ हैं, क्योंकि ये सत्या सिंह हैं और साथ में ह्यूमन है। आमतौर पर इंसान तो हम सब होने का दावा करते हैं, लेकिन इंसानियत पूरी तरह हमारे अंदर है ऐसा दावा करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ऐसा दावा अगर हो तो दुनिया बेहतर हो सकती है, खुशगवार हो सकती है, मुश्किलें कम हो सकती हैं, लोगों में रिश्तों की गर्माहट ज़्यादा गहरी हो सकती है। ऐसे ही रिश्तों की गर्माहट रखने वाली हमारे बीच में जो मेहमान है सत्या सिंह ह्यूमन, आपका बहुत बहुत स्वागत। तो सत्या जी जो सबकी दीदी हैं, सबकी दीदी, हाँ। और ऐसी सत्या जी हमारे बीच में है जो कि सेवा में तो सब इंस्पेक्टर की सेवा से शुरुआत की थी आपने, लेकिन उससे पहले आपने एमए साइकोलॉजी पढ़ी। लेकिन सेवा में आने के बाद पढ़ाई जारी रही और पढ़ाई का शौक इतना रहा कि सेवानिवृत्त होने के बाद आपने डबल एमए किया, एमए समाजशास्त्र में किया और फिर एक एमएसडब्ल्यू किया, सोशल वर्क में भी किया, एमबीए भी किया, एलएलबी कर लिया, अधिवक्ता भी हो गए और साथ में पीएचडी भी किया, वो भी महिलाओं के मुद्दे पर। वो इसलिए किया क्योंकि इनके दिल के करीब में ये विषय रहा, अध्ययन के दौरान भी, काम के दौरान भी और जीवन की महत्वपूर्ण जो भूमिकाएं आपने अदा की वहाँ पर भी। और इन सब को निर्वाह करते हुए सत्या जी आज हमारे बीच में हैं, क्योंकि आपकी यात्रा बहुत से महिलाओं के लिए, बहुत सी बेटियों के लिए, बहुत से ऐसे महानुभावों के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम करेगी, एक रास्ता बताने का काम करेगी, और जो नौकरी का हवाले देकर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं उनको आईना दिखाने का काम करेगी। सत्या जी बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस पूरी यात्रा में आपके जीवन के सबक क्या हैं? बस मेरे जीवन के जो सबक है ये कि कभी भी किसी भी चीज़ से हार नहीं माननी चाहिए। मतलब हमें कोई हरा नहीं सकता है जब तक हम खुद हार ना मान लें। तो उसके लिए ये है। और बाकी सबसे जो जीवन में महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम कोई भी काम करें उसमें हमको अपना 100% देना चाहिए। और उसके लिए हमको चाहे वो रिश्ता हो चाहे वो काम हो वफादार होना चाहिए पूरी शिद्दत से। तो हम कहीं भी किसी भी कदम पे हमको हार नहीं मिलेगी और हमको सफलता मिलती जाएगी। तो ये जीवन मंत्र है कि हर चीज में अपना 100% दे और हर व्यक्ति के लिए और अपने काम के लिए हम एकदम वफादार रहें। ये बहुत महत्वपूर्ण है और सत्या जी की ये यात्रा है वो अपने आप में इसकी गवाही देती है। लोग कहते हैं कि ज़िंदगी में शिक्षा अपनी जगह है, लेकिन जो अनुभव है उससे बड़ी शिक्षा कोई नहीं होती। इनको नहीं पता था, गांव से आई निकली। वैसे तो आप मऊनाथ भंजन की रहने वाली हैं। पहले कुछ और जनपद आजमगढ़ था, लेकिन अब मऊनाथ भंजन है और वहाँ से आप निकली। गाँव में निकली थी तो जानकारी कम थी, फॉर्म किसी और ने भरवाया, लेकिन सिविल सर्विसेज में आप गई नहीं। हाँ, नहीं गए। उसमें मेरी फ्रेंड का जो है वो रोल नंबर नहीं आया, मेरा आ गया। तो मुझे कुछ पता ही नहीं था कि ये होता क्या है। तो मैं नहीं गई। और दोबारा मेरी रूममेट थी, उन्होंने ये सब इंस्पेक्टर का फॉर्म निकला था, उनके ब्रदर थे, उनके जानने वाले आरआई थे कोई, तो वो करीब 8 लोगों ने फॉर्म भरा एक साथ, उसमें मेरा भी भर गया कि हम भी मतलब करते हैं। सारे एग्जाम दिए, किसी का नहीं हुआ, मेरा ही हो गया। जबकि बाकी लोग हमसे बहुत अच्छी पोस्ट पे गए बाद में, यानी काबिलियत में प्लस रहे होंगे। हाँ, प्लस थे। एग्जाम में भी मुझे पता था कि वो प्लस हैं हमसे, हर चीज में प्लस थे। भाई हम तो गांव से आए थे, बस उतना रट के पढ़ के जितना वो होता है। लेकिन वो लोग शहर के रहने वाले थे, बनारस में, और बहुत अच्छे थे। लेकिन वही जो होता है, भगवान जिसको जो ड्यूटी देता है, तय किया होता है, उसको वो निभानी होती है। ये प्रारब्ध भी है। हाँ, प्रारब्ध है। और इस तरह से आप सब इंस्पेक्टर बन गई, लेकिन पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए तैनाती वाराणसी में मिल गई, क्योंकि बीएचयू से आप एमए समाजशास्त्र में कर रही थी, मनोविज्ञान में। और मनोविज्ञान का अध्ययन करते करते सब इंस्पेक्टर बन गई। तो सब इंस्पेक्टर की सेवा में मनोविज्ञान का कोई भूमिका काम आई क्या? बहुत आई। कि मतलब जरूरी नहीं है कि हम किसी को मार पीट के ही कोई चीज उगलवा लें या उसको सुधार लें। नहीं, मनोवैज्ञानिक तरीके से बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरे साथ के जैसे मैं किसी से बात करती थी या कुछ करती थी, तो मैं किसी को
मतलब प्रताड़ित नहीं करती थी कुछ भी, बल्कि मेरे साथ के मेरे कुलीग वगैरह मुझे कमेंट करते थे कि इनका क्या है, इनको किसी को इंट्रोगेशन के लिए बोल दो तो ये बोलेंगी कि बोलो तुमने चोरी क्यों की, फिर तो नहीं करोगे प्यार से। तो ऐसा नहीं होता था। हाँ। बहुत सारे लोग, अगर मान लीजिए कोई बहुत ही मतलब हार्डेड क्रिमिनल है तो आप कितना भी मारेंगे वो तो उसको आदत हो जाती है, वो नहीं बताएगा। लेकिन अगर उसको मेंटली मतलब अच्छे से बिहेवियर उस तरह से बात करिए तो वो पक्का है कि वो मतलब इमोशनल हो ही जाएगा कहीं ना कहीं आके, क्योंकि और उसको लगेगा तो वो बता देगा। वैसे भी कहा गया है कि मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है, हाँ। और उससे घिर कर बहुत से अपराधी इसलिए अपराध में लिप्त हो जाते हैं क्योंकि उनकी परिस्थितियां विपरीत होती हैं। बहुत एकदम एकदम विपरीत होती हैं। बहुत सारे केसेस जैसे आते थे, जैसे कि बच्चे हैं, अब बच्चों को छेड़खानी क्या होती है, कमेंट क्या होता है और कानून क्या है, कानून क्या है, एकदम नहीं पता है। तो ऐसे में हम अगर उनको समझाने की जगह या कंप्रोमाइज कराने की जगह हम अगर उनको जेल भेज दें तो हम एक और जो मुलजिम है वो तैयार करते हैं। बिल्कुल। वैसे भी कहा जाता है कि हम जो अनुभव, जैसे हमसे कोई गलती होती है, एक कांच का पात्र भी टूटता है तो तुरंत हमें एहसास होता है कि हमसे बड़ी गलती हुई है और आगे न हो, इस बात का संकल्प भी आता है। एकदम आता लेकिन है, वो हाँ। संकल्प को बढ़ा दिया जाए तो आदमी एक अच्छा नागरिक बनेगा, लेकिन अगर ये टूट जाए तो एक अच्छा अपराधी बन जाएगा। एकदम एकदम बन जाएगा। तो सबकी दीदी ने ये काम किया कि अपराधियों की संख्या बढ़ाने में आपको रोकथाम दीदी कर पे दी। मैं आपको बताऊं कि मुझे वो इंडियन एक्सप्रेस से एक अवार्ड मिला था जो मुख्यमंत्री जी ने योगी जी ने दिया था, और उस अवार्ड का देवी अवार्ड था, टाइटल था अक्का राखी दीदी। अच्छा। और प्रभु चावला जी वगैरह आए थे तो वहाँ पे मतलब जो वो था, बोला गया था कि यूपी के लड़के और लड़कियां अपने आप को एकदम सिक्योर पाते हैं और उनको वो नहीं डरते हैं, इसलिए कि उनकी सत्या दीदी उनके साथ हैं। तो वो पूरा टाइटल है बस कि सत्या दीदी है सबकी। तो अपने आप में अद्भुत है कि किसी अपराधी, खास करके जो ईव टीजिंग में या किसी लड़की को छेड़छाड़ में या किसी कलीग को परेशान करने के मामले में या फैमिली में भी किसी महिला के उत्पीड़न के केस जब दीदी के पास पहुंचते हैं तो दीदी ने महिला प्रकोष्ठ में काम करते हुए या थाने में काम करते हुए उन दोनों को बिठाकर अपनी दीदी का रिश्ता निभाया और उन्होंने दोनों को काउंसिल किया, अपराधी को अपराध का एहसास कराया और जो पीड़ित था उसको पूरे साथ होने का अनुभव कराया और दोनों को भरोसा दिलाया और आगे इसकी पुनरावृत्ति न हो इस बात हाँ, की सख्त ताकीद भी कि दीदी उनके पीछे लगी हुई हैं, घर हाँ, तक भी एकदम पहुंचेंगी। काफी दिन तक मतलब वो जो टच में रहते थे और मैं देखती रहती थी। लखनऊ में करीब 100 घर ऐसे होंगे जहाँ मैं किसी की बुआ हूँ, किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी की दी हूँ। 2-4 घर ऐसे भी हैं जहाँ मेरे कमरे हैं। मैं आप कभी हाँ ये बड़ी आप बात मिल है। सकते हैं उन लोगों से, एकदम नाम बता तो सकती हूँ मैं। ये पुलिस की नौकरी के अलग अलग आयाम हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा ये प्रिविलेज है हमें कि हम इसके ज़रिए बहुत से लोगों को मदद कर पाते हैं। कुछ का ये कहना होता है कि बहुत मुसीबत की नौकरी है, अपनी कोई जीवन नहीं है, हम सिर्फ बर्बादी है इसमें। कुछ कहते हैं कि मतलब ये क्या है, शायद कोई पिछले जन्म का कुछ गलत कर्म रहा होगा कि हमें सज़ा मिली है। आपका अनुभव क्या है पुलिस की नहीं, नौकरी मेरा का? अनुभव तो ये रहा है कि बहुत अच्छा है। पुलिस में रह के मैंने जितने लोगों की मदद की वो शायद मैं कहीं भी रह के नहीं कर सकती थी, कभी भी नहीं। और देखिए कहते हैं ना कि गलत लोग और गलत परिस्थितियां कहीं भी हो सकती हैं, तो मेरे साथ भी हुआ बहुत, लेकिन मैंने कभी वही पॉजिटिव लेके और अपने काम को 100% मुझे पता है तो कहीं कोई झुका नहीं सकता है, चाहे कितना बड़ा से बड़ा अधिकारी हो। और कोई भी काम अगर हम मान लीजिए पुलिस में आ गए हैं और हमको नौकरी करनी है तो हम बोले मेरे घर में मेरा बच्चा रो रहा है या मेरे वो है, नहीं तो ये तो उसके साथ भी नाइंसाफी होगी ना मेरी नौकरी के साथ। तो हमको अपने हिसाब से अपने मस्तिष्क में पूरा सोच के कोई भी काम करें। हर काम कठिन है, आपका काम भी कठिन है। पुलिस का ये है कि ठीक है वो खड़े होना पड़ता है, वहाँ पे 24 घंटे की नौकरी होती है, सब कुछ होता है, परेशानी है। लेकिन पुलिस में हम लोगों को 13 महीने की तनख्वाह मिलती है, लोग को 12 महीने की मिलती है। और बहुत कुछ है, अच्छा भी है बुरा भी है, लेकिन ये है कि मुझे कभी भी किसी पब्लिक से बुरे का कभी भी कोई अनुभव नहीं हुआ। इतना प्यार मिला और इतना कि अभी भी मतलब मैं अगर कहीं जाती हूँ तो सारे लोग बोलते हैं कि मुझे नहीं याद रहता है कि मैंने किसकी क्या हेल्प की। अभी भी मेरे पास फ़ोन आता है तो मैं उसको नोट नहीं करती हूँ,
लेकिन मैं तुरंत एक्शन लेती हूँ, तुरंत। चाहे पूरे यूपी में किसी भी थाने को हो, मैं तुरंत फ़ोन मिलाती हूँ और बात करती हूँ उसके साथ, उसकी हेल्प करती हूँ और उसकी मदद हो जाती है। तो वो मुझे मैसेज करते हैं, मेरे आप व्हाट्सएप पे देंगे सब कुछ करके। तो वो कहीं पे मिलते हैं तो वो इतने प्यार से मिलते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरी यही कमाई है। और आप कभी किसी को मेरे घर भेजिए, आइए, मेरे पूरे घर में इतने अवार्ड और इतना सम्मान पत्र है कि मेरे घर में इतनी सी जगह नहीं है मतलब कुछ रहने के लिए। तो लोग बोलते हैं, कई लोग तो आते हैं तो बोलते हैं लगता है कि दुकान है, तो बड़ा वो लगता है। बोलते हैं कोई की गैलरी है। हमने कहा मैं जब देखती हूँ तो मुझे लगता है ये मेरी कमाई है, ये मेरी विरासत है, ये मेरी पूंजी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। यहीं से एक सवाल जन्म ले रहा है हाँ। कि हमारी जो पुलिस की व्यवस्था है उसमें कर्तव्य परायणता, बहुत से ऑफिसर्स हैं जो बहुत कर्तव्य परायण हैं, जवाबदेह हैं, जिम्मेदार हैं, लेकिन बहुलता नहीं हो पा रही है। इसलिए एक प्रश्न खड़ा होता है कि क्या थानों में महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या थानों में महिलाओं की सुनवाई हो पा रही है? क्या और बेहतर किया जा सकता है? देखिए, बेहतर किया जा सकता। अभी तो योगी जी का जो है तो आप देख ही रहे हैं, वो करके क्रिमिनल्स के बारे में देखा है, मैं भी रही हूँ। पॉलिटिक्स से कोई चीज़ अछूता नहीं रहता है, पोस्टिंग से लेके सब कुछ मैंने देखा है, मुझे कोई क्रेज नहीं था। और आपको मैं बता दूं कि एक थाने पे एक बार आमोद कंठ, दिल्ली के जो कमिश्नर थे, उनका एक इंटरव्यू आया था कि लोग बोलते हैं कि पुलिस वाले पैसे ले लेते हैं और पुलिस वाले ये करते हैं। पुलिस, आपको मैं एक बात मैं बता रही हूँ, बहुत आप ये सोचिएगा। उन्होंने कहा था, अभी अगर किसी भाई ने, हम घर में हैं, दो लोग आपस में लड़े और एक को एक ने गोली मार दी, ठीक है, जिम्मेदार कौन होता है? पुलिस। गाली पुलिस खाती है, सब लोग थाने पे पुलिस कुछ नहीं कर रही है, ये नहीं कर रही है। किसी के घर में कितनी फोर्स है हमारे यहाँ, हम हर के घर में सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं। तो उसमें अगर मान लीजिए कोई मर्डर हो गया, कुछ हो गया, तो एक थाने पे जो व्यक्ति की 2 साल से तैनात है, जिसकी आउटसोर्सिंग बहुत ज़्यादा है, उसको पता है, उसको थोड़ा टाइम दिया जाए तो वो कुछ कर सकता है, वो ढूंढ सकता है। लेकिन नेता से लेके पत्रकार से लेके सब, मतलब इतना उसके पीछे पड़ जाते हैं कि 24 घंटे में नहीं दिया तो ट्रांसफर हो जाएगा, इतने में नहीं हुआ तो ये करके, और एटलीस्ट लोग इतना कंपेल करते हैं कि उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। कितना डिमोरलाइज होता है वो बेचारा। और जो दूसरा एक नया व्यक्ति वहां पे आता है, उसको तो कुछ पता ही नहीं, वहां के भूगोल से ही नहीं पता कुछ कि क्या है, क्या वो क्या कर देगा। ऐसे में जब बहुत किसी को बहुत ग्लैमर उसकी जरूरत होती है, तो फिर वो एक बेगुनाह लोगों को लेके, और पता चला रिक्शे वाला, फिर ये वाला, वो वाला, ये भी होता था, मुझे पता है। तब ये होता है कि क्या करे, अगर वो नहीं बंद करेगा तो वो कल को पता चला वो निलंबित हो जाएगा, उसको भेज दिया जाएगा। अरे उसको भी थोड़ा टाइम दो। ये कोई इतना थोड़ा है कि दही है, नींबू डाला और एकदम जम गई। ये इसमें एक इन्वेस्टिगेशन करना है, उस व्यक्ति को ढूंढना है, कारण क्या था, कैसे है, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। तो पॉलिटिक्स से बहुत इफेक्टिव था। अभी तो मैं जॉब से करीब 7 साल से बाहर हूँ और मैं इसमें देख रही हूँ, मुझे यही देख के कि घर गिरा दिया जा रहा है, सब कुछ बनना। मैं अपनी बता तो रही हूँ आपको अपना, कि नेता के चक्कर में मुझे यही लगता था कि वो माई बाप है, खद्दर का कुर्ता पजामा पहन लिए हैं तो हमारी कोई औकात ही नहीं है। और इसी पे मैंने नौकरी छोड़ के CID में लिया था कि मुझे यूनिफॉर्म नहीं पहननी है। जहाँ पे मैं अपने हिसाब से न कर सकूं, कह न सकूं, तो फायदा क्या है ऐसी नौकरी करने से। आपकी इस आवाज से उन तमाम लोगों की जो कर्तव्य परायण तो हैं, लेकिन किन्हीं न किन्हीं दबावों के कारण वो अपनी सेवा को पूरी निष्ठा से निभा नहीं पा रहे हैं, उसमें अवरोध आ रहे हैं, उनकी आवाज़ भी मुखर हुई है। और निश्चित रूप से ऐसे लोग जो ऐसे दबाव डालते हैं, उनको भी संवेदनशीलता के साथ इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि परिस्थितियाँ कैसी हैं, उनके समाधान का रास्ता कैसा उचित होना चाहिए। ये ज़रूरी है ताकि पुलिसिंग और बेहतर हो सके। और ये कहा भी जाता है कि जनता की भागीदारी जितनी ज़्यादा होगी उतना बेहतर पुलिसिंग होगी। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा जो हमसे ऊपर अधिकारी है वो तो हमारा साथ दे, वो भी नहीं देते। ऊपर तक पहुंचते पहुंचते आपको पता है, जो मेन, अगर जज के पास 5 वकील 10 वकील जो है वहां पे बहस कर रहे हैं, जज के पास तक जब तक सही बात नहीं जाएगी तो कैसे फैसला लेगा। तो हमारा सबसे बड़ा अथॉरिटी तो बहुत दूर, हमारे लिए DG और मुख्यमंत्री तो हम लोग के लिए तो वो बहुत बड़ा भगवान की तरह कि हम वहां कहीं पहुंच ही नहीं सकते थे। तो छोटा जो हमारे साथ का है, वो अगर उनका साथ दे और उनका मॉरल जो है वो बूस्टअप करे तो नहीं हो, बहुत अच्छे से हो। और ऐसा होना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूंगी
कि जो अधिकारी हैं वो छोटे, उनकी बात भी सुनना चाहिए, एकदम सुनना क्योंकि चाहिए। मूलभूत समस्याएं हैं, उनका हाँ। समाधान जरूरी है, क्योंकि आबादी बहुत बड़ी है, लेकिन अभी एक भी सिपाही है तो फोर्सेस कम उसकी है। हिम्मत ही नहीं है कि वो अगर सीओ साहब है या एसपी साहब है तो उनके सामने खड़ा भी हो पाए, वो अपनी बात कह पाए। तो ये कन्वर्सेशन तो एकदम ऐसे होना चाहिए ना कि तभी खुलापन होना चाहिए। एक कम्युनिटी डेवलप करेगी और वो कम से कम सुधरेगा सब। सप्ताह में एक दिन तो उनको देना चाहिए एकदम कि एकदम उनकी उनकी बात बातें सुनी सुननी जाए, चाहिए। उनकी पीड़ा हाँ, का निवारण हो, उनकी समस्या का निराकरण हो। हमने देखा एकदम। है कि पुलिस में जो बैरकें हैं बहुत दुर्दशा में रहीं, बड़ी कष्ट होते हैं उनमें हम रहने बता वालों दे को। रहे हैं कि पूरी नौकरी में वहां पे थे हम लोग, अरे ये इकोनॉमिक ऑफेंसेज विंग में मैं 2008 से लेके और 14 तक रही हूँ। वहां पे बाथरूम तक नहीं था, महिलाओं का टॉयलेट तक नहीं था। विपरीत परिस्थितियों में काम करना पड़ता किसी है। का कोई कॉमन रूम नहीं होता है कि हम दिन में अगर हमको लंच करना है तो हम कहाँ करें, कुछ नहीं होता था। और लंबी ड्यूटी आवर्स भी हैं। हाँ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि सब आप ह्यूमन हैं और मानवीय नहीं, नहीं, नहीं। संवेदनाओं से अपनी बात को रखती हैं, तो आप पात्र व्यक्ति हैं कि जिससे इन बातों को रखा जाए, संवाद किया जाए। तो आप सबके लिए ये चर्चा हम कर रहे हैं ताकि हम इनके बहुत से पहलुओं को समझते हुए आगे कर एक सकें, और अपने बहुत जीवन के ज्वलंत निर्णय भी कर पहलू है, मैं सकते हैं। कहना चाहूंगी कि आजकल इसलिए कि मेरे साथ गुजरा था कि किसी भी व्यक्ति को या महिला को किसी भी पुरुष पे कुछ भी आरोप लगाना बहुत आसान हो गया है। और मेरे ही साथ के बहुत सारे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, जिनको कि मैं जानती हूँ कि वो बहुत इनोसेंट थे, और थाने पे जैसे नेताजी हैं या प्रधान जी हैं या सभासद जी हैं, कभी कभी मतलब सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन पुलिस में भी बहुत खराब होते हैं, हर फील्ड में उसमें भी होते हैं। उन्होंने, उनकी कोई मनचाही बात थी या कोई करना, किसी के घर पे कब्जा, किसी के खेती पे कब्जा, अगर कुछ नहीं होता है तो ऐसे में वो डिकॉय करके किसी महिला को भेजते हैं। थाने में वो महिला जाती है, दरोगा जी से या इंस्पेक्टर साहब से वो बात करती है। अब एक पुलिस का मतलब क्या होता है कि अगर आप आइए, कोई रात बिरात आ रहा है हमारे पास, तो मेरी मॉरल ड्यूटी है कि मैं उसकी परेशानी सुनूं। हम अपने घर में हैं तो दरवाजा खोल के, अब कोई नहीं, डर गया है इतना आदमी की डरेगा, और ये डराने का कौन जिम्मेदार है। तो उसमें जैसे सुनने आए और किए, बाद में पता चला कि महिला ने बोल दिया कि उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की। आप सोचिए, थाने का घेराव हुआ, उस व्यक्ति को सस्पेंड किया गया, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, और बहुत पूरा पेपरबाजी सब कुछ हुआ, और कुछ दिन बाद पता चला कि मामला गलत है और एक छोटा सा कंट्राडिक्शन पेपर में आ गया। लेकिन उस पीरियड में किसने सुसाइड कर लिया, उसके घर वाले क्या किए, उसके बच्चे किस तरह से ह्यूमिलिएट हुए, कोई नहीं समझा, कोई नहीं। तो ऐसे में मैं अपने अधिकारियों से सबसे मतलब कहना चाहूंगी कि इतना टाइम तो होना चाहिए कि किसी और को दे दे, ताकि उसको वो एक गहराई से छानबीन करे कि सच्चाई क्या है। और एक थाने का जो जिम्मेदार, चाहे एसएचओ है, चाहे कोई वो हो, वो इतना गैर जिम्मेदार नहीं होगा कि कोई भी महिला आएगी उसके साथ वो बदतमीजी कर लेगा। उसको भी नियम कानून तो पता ही है ना। और मुझे लगता है कि पारदर्शिता भी बढ़ी है अब तो। हाँ, सीसीटीवी लग बहुत, गए हैं, हाँ, अब लग गए हैं। वही मैं कह रही हूँ। तो ये सब चीजें है जो कि होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और इसके साथ में और भी बातें करेंगे, लेकिन एक छोटे से अल्प विराम के बाद। सुनते रहिए रेडियो जय घोष। आपका एक बार फिर स्वागत है। अल्प विराम के बाद आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM। मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित, और विमर्श में हमारी मेहमान हैं सत्या सिंह ह्यूमन, जो कि पहले सब इंस्पेक्टर थी, लेकिन बाद में प्रोन्नति के बाद अब कहाँ कहाँ तक पहुंची? हाँ, मैं मतलब रिटायर होने के बाद डिप्टी एसपी उसके लिए हम लोग का लड़ाई चल रही है कि वो हमको वो दे। महिला प्रकोष्ठ में आपने बहुत लंबी सेवाएं दी हैं। वाराणसी से आपने करियर शुरू किया, लेकिन ये एक तो पक्ष सेवा का रहा है, लेकिन सेवा के साथ वास्तविक सेवा जो सरकारी सेवा से इतर है, वो बेहद महत्वपूर्ण है। उसके लिए आपने और ज़्यादा अध्ययन किया, और ज़्यादा चिंतन किया, और ज़्यादा मनन किया, और ज़्यादा अध्ययन किया, और अब निस्वार्थ सेवा में आपका जीवन समर्पित है। और मुझे लगता है कि ड्यूटी जब वास्तविक करती तो उससे ज़्यादा आवर्स अब आप समाज में दे रहे हैं। ज़्यादा है। सब लोग मुझे बोलते हैं कि तब 10 से 5 के बाद मेरे पास टाइम रहता था, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं है। सुबह 9 बजे निकले तो 12 बजे घर पहुंचते हैं, या कुछ है। आपका जो पीएचडी का विषय है वुमेन एम्पावरमेंट एंड वुमेन एम्प्लॉयमेंट, तो इस पूरे शोध कार्य में आपको क्या इंसाइट्स मिले? इंसाइट्स मुझे सबसे ज़्यादा तो ये मिला कि जैसे कि जॉब करने के लिए घर से
एक महिला भी जॉब करती है, उसका पति भी जॉब करता है, लेकिन जब पति जॉब करने जाता है तो वो ठीक है, राजा बाबू बन के पूरा एकदम नहा धो के टाई लगा के और सब कुछ करके चला जाता है, और पत्नी बर्तन धोना, खाना बनाना, सबको खिलाना, उनका टिफिन देना, इनका दे के सब कुछ करके जाना, और वो भी जाती है। और जब शाम को लौट के आते हैं तो बेटे को तो ये लगता है कि जैसे बाबू जो है वो पूरा पहाड़ उठा के और करके लेके आए हैं, लेकिन उस महिला को वो उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है कि वो ठीक है, वो आई, आते ही किचन में घुस गई, चाय बना के सबको ले आई, उसके बाद फिर उसको खाना बनाना है, सब कुछ वो है। और कभी कभी घर की महिलाएं जो देवरानी, ननद, जिठानी, वो ये सोचती नहीं, वो ताने देती हैं कि तो दिन भर घूम के आती हैं, मतलब ये नहीं है कि वो काम करके आ रही है, पैसे कमा रही है, दे रही है। तो ये सब बहुत बड़ी विडंबना है, एक मानसिक समस्या है। हम मानसिक एकदम है, आर्थिक भी है, वो कमाती है फिर भी उसके पास कुछ नहीं रहता है, नहीं रहता। हाँ, जो अपने हिसाब से खर्च कर ले। बहुत महत्वपूर्ण है इस ये विषय बहुत, के जरिए। हाँ, मैंने एक एक से मिलके मतलब उनके स्टेटमेंट लिए, फॉर्म भरा जब सारा, तो ये हुआ। तो ये मुझे लगता है कि ये हमारे तमाम श्रोता और दर्शक हैं, उन तक ये बात जानी भी चाहिए कि आपको अपने घर में जरूर संवेदनशीलता के साथ हाँ, ऐसी महिलाओं के अगर प्रति विचार आप करना पत्नी चाहिए। जा रही है और बच्चा है तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी डायपर बदलिए। अगर वो खाना बना रही, सब कुछ कर रही है, तो अगर एक कप चाय सुबह उठ के उसको बना के दे देंगे तो माहौल ही कुछ और हो जाएगा, आत्मीयता भी बढ़ेगी, रिश्ते में गर्माहट आएगी, परिवार में विघटन नहीं होगा और झगड़े भी नहीं होंगे। जितना समय झगड़े में जाता है वो बच जाए एकदम नहीं होगा, तो प्रेम में और बढ़ेगा। प्रेम में, और ये है कि प्रेम, हर आदमी लैला मजनू, शीरी फरहाद और हीर रांझा नहीं होता है, लेकिन प्यार करने का मतलब है आजकल जताना भी बहुत जरूरी है। एक बार जताना बहुत, छोटे बच्चे को ही देखिए, उसको वो कहते हैं तो कुछ नहीं हो, लेकिन कि आई लव यू का जो एक ये बहुत बड़ा फार्मूला है। एक कहते हैं ना कि पहले वो कंपट आता था या च्युइंगम, जो भी, तो एक लॉलीपॉप या चॉकलेट है, इतना कह देने से ना एक महिला का या जो है ना वो बहुत सारी थकान उतर जाती है कि सिर्फ आपने एहसास कर लिया। वो रिकॉग्निशन की बात है, पहचान तो होनी चाहिए। तो बच्चे को भी जरूरत होती है, जो बड़े हैं माँ बाप, उनको भी जरूरत होती है बच्चों की तरफ से, और जो बुजुर्ग हैं उनको ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पर बच्चों के बराबर होते हैं, और ये जो मानवीय संवेदनाएं हैं उनसे हम अलग न होने पाए तो हमारे जीवन का रस बढ़ता चला जाएगा। इसमें जो आपने MBA भी किया, तो नौकरी तो आप कर चुकी हैं, तो MBA करने की जरूरत क्यों पड़ी? मैनेजमेंट के लिए मैंने सोचा ना कि हर चीज का जैसे पता होना चाहिए कि जाते कहाँ है, और मेरी बेटी जो है उसका ये था कि करना चाहिए। अभी भी मैं पढ़ रही हूँ वो काउंसलिंग के लिए, जो स्टूडेंट और फैमिली काउंसलिंग के लिए, कि कहाँ से कौन सा कोर्स हो सकता है, तो उसके लिए भी मैं ट्राई कर रही हूँ। तो मतलब इसलिए मैंने सारी पढ़ाई पढ़ी। अब उससे मुझे जैसे कि इंस्टीट्यूट्स वगैरह है, अमेठी है, वो लखनऊ LIT है, और बहुत सारे हैं जहाँ पे मतलब मुझे विमेन एम्पावरमेंट के लिए और जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए स्कूल्स वगैरह में भेजा जाता है। मैं जाती हूँ और वहाँ पे बताती हूँ, बच्चों को पसंद आता है, उनको समझ में आता है कि मतलब कैसे क्या होना चाहिए। आजकल तो वो गान विद द विंड वाले स्टाइल में हर आदमी जीता है, लेकिन धरातल पे कैसे रहा जाता है और क्या होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम जितनी कल्पना कर रहे हैं वो सारी कल्पनाएं हमारी पूरी हो जाए, नहीं। ये निश्चित रहे, बहुत महत्वपूर्ण अंडरलाइन करना चाहूंगा कि हर सपने पूरे नहीं होते, और हर सपने आपकी वस्तुस्थिति के हिसाब से बुने भी गए हों ये भी जरूरी नहीं होता, क्योंकि कई बार हम सपने बड़े पाल लेते हैं, लेकिन बुनियादी हकीकत, हैसियत हमारी अलग होती है, इसलिए उसका अध्ययन करके जोड़ना भी चाहिए। चलते चलते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तमाम युवा साथी आजकल बहुत तरह के मानसिक अवसाद से गुजर रहे हैं, कई तरह की ऐसी वो हरकतें कर बैठते हैं जिनका उन्हें जीवन भर पछतावा होता है। तो उनके लिए, चूंकि ऐसे केसेस आपने डील किए हैं, चलते चलते उनके लिए आप कुछ गाइडलाइंस क्या देना चाहेंगे? सबसे तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आजकल लिव इन रिलेशनशिप का भी बहुत ज़्यादा चलन चल गया है, लेकिन जब कानूनन कोई जुर्म नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। हर लोगों का जो होता है एक अफेक्शन होता है, और मेल और फीमेल के प्रति आकर्षण तो बाबा आदम के ज़माने से चला आ रहा है, कोई उसको कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि अगर कोई किसी से वास्तव में प्यार करता है तो कभी भी उसका बुरा नहीं सोचेगा, उसका नुकसान नहीं सोच सकता। तो ठीक है, आप जिसको प्यार कर रहे हैं वो जितने दिन आपके साथ खुश है, ठीक है, लेकिन वो अगर आपके साथ नहीं रहना चाहता है, मूव ऑन करना चाहता है, तो आप उसको प्यार से करिए ना।
कि मतलब ठीक है रिलेशनशिप नहीं है तो जरूरी नहीं है कि मरना मारना सुसाइड करना यही कोई ऑप्शन नहीं है। जिंदगी जो है एक बार मिलती है। किसी को भी सुसाइड करने से पहले ये सोचना चाहिए कि हम किसी एक आदमी के लिए मर रहे हैं तो करीब 10 आदमी हमारे घर में है जो हमारे लिए जी रहे हैं, तो हमें उनके लिए जीना चाहिए और उसको छोड़ दीजिए। जो आपका नहीं है वो जाएगा और उसको जाने दीजिए। और सबका अधिकार भी है हाँ एकदम। स्वतंत्र। तो एकदम प्यार से, एकदम प्यार छीनने से नहीं मिलता है, कभी भी नहीं मिलता है। जो आपका है वो आपको मिलेगा। तो खुद भी सांस लीजिए, उसको भी लेने दीजिए और अच्छे से रहिए। कहते हैं ना कि दुश्मनी लाख सही खत्म न कीजिए रिश्ता, और दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। तो बस मिलते रहिए और हम भी आपसे दिल मिलाते हुए दीदी को प्रणाम करते हैं कि ये एकदम। दीदी सबके दिलों में ऐसे ही प्रेम का जज्बा जगाती रहें, आगे बढ़ती रहें, और दिलों को कभी मिलाते कोई रहें। बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो, कुछ भी हो, तो मैं तैयार हूँ उसकी काउंसलिंग करने के अपना लिए। नंबर भी बता दीजिए। हाँ, मेरा नंबर 9454407388। बिल्कुल, तो कभी भी संकोच बड़ी न करें। बहन की तरह मैं एकदम तैयार हूँ। मैं जो भी कर सकती हूँ। हाँ, अगर आपसे कोई गलती भी हुई है तो आप एक बार दिल खोलकर दीदी से हाँ, बात कर एकदम सकते हैं, एकदम। ताकि आप कोई और बड़ा गलत कदम मेरे से भी ना गलती उठाने होती है पाएं। तो मैं जाके कन्फेस करती हूँ। गणेश जी को मैं राखी बांधती हूँ और बैठ के कन्फेस करती हूँ कि क्यों हुई मेरे से गलती, कि आप बड़े हैं और भगवान है तो आपने मेरी बुद्धि क्यों नहीं की ऐसी, कैसे हो गई गलती। बिल्कुल, और आपके हवाले हाँ। से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बुराई से नफरत कीजिए, जो जिनसे बुराई हुई है उनसे नहीं। हेट द सीन नॉट द सीनर। बिल्कुल, ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो एक स्वस्थ समाज का, एक अच्छे समाज के निर्माण में हम भागीदार होंगे, और यही हमारी मानवीय वास्तविकता है और हमारी दायित्व भी है, हमारा संवैधानिक कर्तव्य भी है, और हम इसे निर्वाह करें, ऐसी हमारी अपेक्षा है। इसी के साथ आप सबके जीवन में जय घोष हो। सुनते रहिए रेडियो जय घोष। नमस्कार। नमस्कार। जय